Students, how are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, today we will discuss about the socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में उन सबको इलीगल मान लिया गया था, उनको इलीगल घोषित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो कुछ सोशलिस्ट जो थे, जो मार्क्स के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई। और ये जो पार्टी थी, इस पार्टी में क्योंकि गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा जो डर था, उसके आतंक के चलते हुए इस पार्टी ने एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, इसने न्यूज़पेपर निकाला और इन्होंने जो वर्कर्स थे उनको संगठित किया, उनको इकट्ठा किया एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, और इन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक्स भी की। लेकिन सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड दैम नेचुरल सोशलिस्ट। जो कुछ रशियन सोशलिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो रशिया के किसान हैं, वो जो किसान अपनी समय समय पर वो अपनी ज़मीन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ये जो उनमें कस्टम है कि अपनी हर एक टाइम पर अपनी अपनी ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो पीजेंट हैं वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, यानी उनके स्वभाव से ही वो समाजवादी हैं। सो पीजेंट इसलिए किसान, नोट वर्कर्स, यानी इसी आधार पर उनका विश्वास ये था कि रूस में मज़दूर नहीं है, बल्कि वो क्या है कि वहाँ पर जो किसान हैं वही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ठीक है, रूस में जो मज़दूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति ही मुख्य शक्ति बनेंगे। उनकी जो क्रांति आएगी वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन द अदर कंट्रीज़, और रशिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत जल्दी सोशलिस्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो किसान है, यानी मज़दूर नहीं बल्कि किसान ही यहाँ के रेवोल्यूशन जो है, क्रांति जो है, उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति है, यहाँ पे किसानों में ही मिल सकती है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में जो सोशलिस्ट थे वो गांव के इलाके में, यानी रूस में जो कंट्री साइड वाला इलाका था, जो गांव का इलाका था, वहाँ पर सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा वर्क करते थे। दे फॉर्म्ड अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, उन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। और ये जो पार्टी थी, इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने राइट्स की डिमांड की, एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। और इन्होंने ये भी मांग रखी कि नोबल्स के पास जो लैंड है, जो इनकी लैंड है, उस लैंड को किसानों को दे दिया जाए, यानी उनमें किसानों में डिस्ट्रीब्यूट्स कर दिया जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट पीसेंट, लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो जो यानी जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की, सोशलिस्ट क्रांतिकारी जो थे, जो किसानों के बारे में बात कर रहे थे, उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। लेनिन का ये मानना था कि किसानों में एकता नहीं है, वे आपस में डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो बटे हुए हैं। सम वर पुअर एंड अदर रिच, कुछ तो गरीब हैं और कुछ अमीर हैं। सम वर्कड एज द लेबर वाइल अदर वर्क कैपिटलिस्ट, कुछ तो मजदूर के रूप में काम करते हैं और कुछ क्या है, कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति हैं, जो अमीर हैं। हु एम्प्लॉयड वर्क, और जो नौकरों से कृषि करवाते हैं, मतलब जो कैपिटलिस्ट हैं वो मजदूरों के रूप में वर्क कराते हैं। गिवन द डिफ्रेंशिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट ऑल पार्ट ऑफ ऑल सोशलिस्ट मूवमेंट, और इन आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनमें डिफ्रेंशिएशन है, आपस में उनमें जो मतभेद हैं, उन्हीं मतभेदों के कारण वे सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन है, मूवमेंट जो है, उनमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टी थी उनके आपस के जो स्ट्रेटजी थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी अलग अलग थी, उनमें भी आपस में मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप, व्लादिमीर लेनिन जो थे वो जो बोल्शेविक ग्रुप्स को लीड कर रहे थे, थॉट दैट द रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक टेरिस रशिया
Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control number of quantity of the member. यानी जो व्लादिमीर लेनिन थे उनका ये मानना था कि वहाँ पर जो जार था, रशिया में जो राजा था, जो राजा था, वो जार जो था, वो वहाँ पर एक क्या करता था, बिल्कुल ही दमनकारी समाज जो था, उसमें दमनकारी समाज में पार्टी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और वो अपने सदस्यों की संख्या, उनकी जो नंबर्स थे और उनकी जो क्वालिटी है, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, उसका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था जिसको मोन्सेविक कहा गया था, दे थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल वर्कर्स। उसका ये मानना था कि पार्टी के सभी सदस्यों, पार्टी में सभी सदस्यों को जो है आने की परमिशन होनी चाहिए, सभी को सदस्यता प्रदान कर लेनी चाहिए। पार्टी शुड बी ओपन, यानी सभी के लिए ओपन होनी चाहिए। मीन्स ये दोनों डिफरेंट अलग अलग है। जो बोल्शेविक ग्रुप था उनका ये मानना था कि राजा जो है वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और उसको कंट्रोल होना चाहिए अपने मेंबर्स के नंबर पर भी और उनकी क्वालिटी पर भी। लेकिन जो मेंशेविक ग्रुप था उसका ये मानना था कि पार्टी सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। देन है अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन जो थी, 1905 की जो क्रांति थी, उसको एक टर्बुलेंट का टाइम कहा जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से उथल पुथल, पूरी वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटी, हर उसमें जो चेंजेस था। रशिया वाज ऑटोक्रेसी। रशिया कैसा था? ऑटोक्रेसी, ठीक है, यानी वहाँ पर बिल्कुल एक निरंकुश राजशाही था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर, दूसरे यूरोपियन रूलर के बिल्कुल विपरीत वहाँ पर 20वीं सेंचुरी की जो शुरुआत थी, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जार जो था, वहाँ का जो शासक था, जार राष्ट्रीय संसद, जो उनकी नेशनल पार्लियामेंट जो थी, उसके अधीन नहीं था। मीन्स वो अपनी मर्जी से काम करता था, पार्लियामेंट के थ्रू वहाँ पर वर्क नहीं होता था। लिबरल इन रशिया कैंपेनिंग टू एंड द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। जो रशिया के लिबरल्स जो थे, यानी रशिया के जो लिबरल्स थे, वो इस स्थिति को बिल्कुल समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए, बहुत सारे कैंपेन भी चलाए। 1905 में जो रेवोल्यूशन थी, उस रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे, उन लोगों को अपने साथ लेकर, जो वहाँ के पीजेंट्स थे और जो वहाँ के लेबर्स थे, उनके साथ काफ़ी समय तक काम किया। यानी उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वर्क किया और उन्होंने इसकी डिमांड रखी कि 1905 में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन एम्पायर ऑफ नेशनलिस्ट, और उन्होंने नेशनलिस्ट जो थे, रूसी साम्राज्य के, जो रूसी एम्पायर था, रशियन एम्पायर जो था, उसके अंतर्गत उन्होंने नेशनलिस्ट और जो वहाँ के मुस्लिम डेमोक्रेट्स थे, इस्लाम जो थे, मुस्लिम डोमिनेट जो थे, इस्लाम को आधुनिकरण करने के जो आधुनिकरण करना चाहते थे, उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे, जिसको जदीदिया कहा गया था, उनका भी उन्होंने फेवर किया था। हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़। यानी ये जो लोग थे, ये क्या करना चाहते थे? इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। जदीदिस्ट मतलब बेटा वो लोग जो इस्लाम को उनमें रिफॉर्म करना चाहते थे, उनमें सुधार करना चाहते थे और ज़्यादा मॉडर्न करना चाहते थे। The year 1904 was particularly bad one for रशियन वर्कर। 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था। क्यों? क्योंकि इस समय चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ने लगी थी और उनका जो रियल वेजेस जो था, उनका जो रियल वेतन जो था, उसमें 20% तक की कमी आ गई थी। कीमतें तो बढ़ गई थी लेकिन उनके वेतन में, उनकी सैलरी में, उनकी सब चीज़ों में कमी आने लगी थी। और उसी समय जो उनका मजदूर यूनियन जो था, द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, उसमें भी जो उनका मजदूर यूनियन जो था, उसमें 1904 में
एक असेंबली जो है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है, उसके जो 4 सदस्य थे उन लोगों को भी जो उनके 4 सदस्य थे उन लोगों को भी वहाँ से निकाल दिया गया था। यानी जो वहाँ के रशियन वर्कर्स जो थे उनके 4 सदस्यों को जब प्यूतिलोव आर्यन वर्कर्स वर्क से उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, तो उस समय वहाँ पर मज़दूरों ने एक मूवमेंट करने की जो है घोषणा कर दी थी, ठीक है। यानी उन्होंने एक मूवमेंट करना स्टार्ट करना, आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी थी। और ये टाइम ऐसा था कि उस समय जो जितने भी वर्कर्स एसोसिएशन थी वो उसमें जो मेंबर्स जो थे उनकी सदस्यता में, उनकी मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी आने लगी थी, ठीक है। वो एक उनमें बढ़ने लगी थी मेंबरशिप उनकी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ अगले दिनों के बाद ही सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मज़दूर जो हैं उनके काम करने के जो आवर्स थे उनको हटाकर 8 घंटे किए जाने के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि जो उनका वेजेस है, जो उनकी सैलरी है, उसको भी बढ़ा दिया जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो क्या है, हड़ताल करने चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। मीन्स उनकी क्या डिमांड थी कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे कर दिया जाए, देन उनके वेजेस जो हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन में भी इम्प्रूव हो जाए। व्हेन द procession of workers led by the father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and कोकैक्ट्स। यानी इसी टाइम में जो वहाँ के जो फादर थे जिनका नाम गोपान था, वो वहाँ पर पहुँचे और मज़दूरों का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था विंटर पैलेस के सामने पहुँचा। जब वहाँ पर वो पहुँचा तो वहाँ पर जो पुलिस थी और जो कोकैक्ट्स ने मज़दूरों पर अटैक कर दिया और इस घटना में लगभग वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा मज़दूर जो है वो मारे गए थे। बेटा कोशैक क्या होता है? ये एक जो है आर्मी होती है, यानी घोड़े पर सवार या एक सैनिक आर्मी हम कहें, जो कि बहुत ज़्यादा कुशल होती है अपने काम में, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न आर्मी होती है, ठीक है। तो उस आर्मी ने वहाँ पर हमला कर दिया और वहाँ पर जो 100 मज़दूर थे वो मारे गए और लगभग 300 जो मज़दूर थे वो वहाँ पर घायल हो गए। तो जो हमारी द इंसिडेंट नाउन द ब्लडी संडे, और ये जो इंसिडेंट है इसी को हम ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यानी आप देखिए जो विंटर पैलेस था वहाँ पर जब पुलिस ने और कोसेक्स ने 100 मज़दूरों को मार दिया और 300 मज़दूर जो थे वो घायल हो गए, तो इसी घटना को हम ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकन नाउन द एज द 1905, और 1905 का जो रेवोल्यूशन है वो इसी घटना से शुरू होता है। इसके बाद से मतलब वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं जो है होने लगती हैं। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड द यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, देन सडन स्टूडेंट्स bodies stage workouts complaining about the lack of civil liberties। जो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होने लगी और जब जो सिटीजन्स थे वो अपनी फ्रीडम की कमी का विरोध करने लगे। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जो क्लासेस थी उसको लेना बंद कर दिया, उसको वॉकआउट कर दिया, है ना, ठीक है। और जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन यूनिवर्सिटीज़ में ताले लग गए, उन यूनिवर्सिटीज़ थी बंद हो गई। लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स स्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन। और जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, उन्होंने एक यूनियन ऑफ द यूनियन जो है एक सब यूनियन ऑफ द यूनियन की स्थापना की। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका भी उन्होंने डिमांड की, उसके लिए डिमांड की और एक यूनियन ऑफ यूनियन की जो है स्थापना की। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन ने एक जो निर्वाचित इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्स जो है, जिसको डूमा कहा गया है, उसके लिए अपनी सहमति दे दी, उसके लिए उसने अलाउ कर दिया। और रेवोल्यूशन के दौरान कुछ दिन तक जितने भी
वर्कर्स जो थे, जो कारखाने में काम करने वाले जो लोग थे, उनकी बहुत सारे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी बनने लगी। ठीक है, उनकी भी बहुत सारी कमेटीज़ जो हैं वो भी आगे आने लगी। 1905 के बाद ऐसे बहुत सारे राइट, ज़्यादातर ऐसी बहुत सारी कमेटियाँ और यूनियंस जो थी वो इन सभी जो यूनियंस थी वो एक्टिव होने लगी थी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब क्या था, उनको बहुत सारी यूनियंस को जो है अनऑफिशियली मान लिया गया था, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि उस टाइम उनको गैर कानूनी मान लिया गया। सब रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और उनकी राजनीतिक जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उस पर रोक लगा दी। जार ने, जो वहाँ के जार थे, डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, उन्होंने 75 डेज के अंदर अपनी जो ड्यूमा थी उसको डिसमिस कर दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीनों के अंदर जो है दूसरी जो ड्यूमा जो थी, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर ही उसको भी डिसमिस कर दिया गया। He did not want any questioning for his authority and any reduction of his power, और वो क्या था, यानी 3 महीने के अंदर जो नई दूसरी ड्यूमा जो थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था, और वो किसी भी तरीके से किसी को भी आंसर नहीं देना चाहते थे, किसी भी तरह के लिए आंसरेबल नहीं थे, और वो अपनी जितनी भी सत्ता थी वो उस पर किसी तरह का भी कोई भी रिडक्शन नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहते थे। ही चेंज द वोटिंग लॉ, उन्होंने वोटिंग लॉ को भी चेंज कर दिया था, और उसकी वजह से वोटिंग लॉ को जब चेंज किया, एंड पैक द थर्ड ड्यूमा, और जो थर्ड ड्यूमा थी उसमें जितने भी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल्स थे उन सभी को थर्ड डूमा जो थी उसमें उन्होंने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे उन सबको उसमें डाल दिया था। लिबरल एंड रेवोल्यूशनरी वर केप्ट आउट, और जितने भी लिबरल्स थे और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन सभी को वहाँ से बाहर रखा गया था, सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे उनको उनके अंदर रखा गया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर जो था उसमें कैसा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, किस तरीके से वहाँ पर जो है क्या चेंजेस आए। इन 1914, बेटा आपको बताइए कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। वाज ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन से अलायंस के बीच में हुई थी, यानी दो ग्रुप थे। फर्स्ट द यूरोप, जो 2 यूरोपियन अलायंस थे, एक था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड द रोमानिया। ठीक है, यानी हम ये कहें कि जो एक गुट था, जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें जर्मनी, इटली और टर्की थे जिसको सेंट्रल अलायंस कहा गया था, और दूसरा जो ग्रुप था उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। ठीक है, बाद में उसमें आपके इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। तो आपके 2 ग्रुप्स जो थे, मेन जो ग्रुप्स थे, सेंट्रल पावर जिसको हमने कहा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरा ग्रुप जो था फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया भी थे। इस कंट्री हैड ग्लोबल एम्पायर, और ये जो कंट्रीज थी इन सभी के पास अपने बहुत बड़े बड़े ग्लोबल एम्पायर्स थे, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे। एंड द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। ये जो वॉर थी ये यूरोप के अलावा, यानी यूरोप में तो थी लेकिन इसके साथ ये यूरोप के बाहर भी लड़ी गई थी, और ये जो वॉर थी, इस वॉर को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मीन्स यूरोप के साथ साथ, यूरोप के जैसे यूरोप में तो ये वॉर हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा यूरोप के बाहर के साइड में भी ये वॉर थी, यूरोप से बाहर भी ये लड़ाई लड़ी गई। इन रशिया वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेलीड अराउंड ज़ार निकोलस सेकेंड। और ये जो वॉर थी, इस वॉर की शुरुआत में तो जो रशियन ग्रुप जो था, जो रशिया था, वो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इनिशियली वो पॉपुलर होने लगा। यानी ये जो वॉर थी, इस वॉर की शुरुआत में रशिया को समर्थन मिला, लेकिन जो वहाँ की जनता थी, जनता ने जार का साथ दिया। ठीक है, पीपल रेलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो था ये बहुत लंबा खिंचता चला गया,
यानी जैसे जैसे युद्ध जो है बहुत लंबा खिंचता चला गया, तो जार ने ड्यूमा में जितनी भी पार्टीज थी उनकी सलाह लेना छोड़ दिया, और जब उसने सलाह लेना छोड़ दिया तो उसके प्रति जो जनता का समर्थन था वो भी कम होने लगा। जो जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी, जर्मन विरोधी भावनाओं के चलते हुए लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है चेंज कर दिया और उसको पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। ठीक है, अब उन्होंने उसको क्या था, उसका नाम पेट्रोग्राद रख दिया गया। और वहाँ पर जो जरीना थी, जरीना कौन थी, जरीना जार की वाइफ थी, और जरीना अलेक्सांद्रा ने के जर्मन, क्योंकि वो जर्मन से थी, जर्मन से होने के कारण, और उसके क्या थे, जो उसके एडवाइज़र जो थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे। खास तौर से जो रासपुतिन जो थे, ठीक है, उनके एडवाइज़र का नाम क्या था, रासपुतिन जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट, ठीक है, करप्ट उनके जो पादरी जो होते थे, उनके करप्ट पादरी जो होते थे ने पूरा का वहाँ का जो ऑटोक्रेसी थी उसको जनता की नज़र में और ज़्यादा गिरा दिया था। मीन्स उनके जो एडवाइज़र जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो पुअर एडवाइज़र की वजह से जो उनके मोंक, जिनको हम ये कहें, उनके मोंक कौन थे, रासपुतिन जो थे, उन्होंने वहाँ की ऑटोक्रेसी को पूरी तरीके से, राजशाही को पूरी तरीके से जनता की नज़र में बिल्कुल ज़्यादा गिरा दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ईस्टर्न फ्रंट पर जो लड़ाई हो रही थी वो वेस्टर्न फ्रंटियर की लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। यानी दोनों फ्रंटियर पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पर लड़ाइयाँ बिल्कुल अलग अलग लड़ी जा रही थी। अगर हम बात करें इन द वेस्ट की बात करें तो वहाँ के जो सैनिक थे वो आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंच स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, और वो यानी जो हम वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करें तो वहाँ पर ईस्ट फ्रांस की सीमा पर जो लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ यानी ईस्टर्न फ्रांस में ईस्टर्न फ्रांस की जो फ्रंटियर ट्रेंच जो थी, जो वहाँ की खाई जो थी, उन खाइयों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। जबकि अगर हम ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करें तो आर्मी मूव्ड अ गुड डील, जो वहाँ की आर्मी थी वो सेना ने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया था। ठीक है, वहाँ बहुत लंबी दूरी तक उन्होंने तय कर लिया था, और इस फ्रंटियर पर बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक जो हैं वो मौत के मुंह में जा चुके थे। यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिल्कुल लड़ाइयाँ मरने की पोजीशन में आ गए थे। सेना की हार ने जो रूस थे उसके, क्योंकि सेना की हार होने लगी थी, तो जो रूस का जो उनका मनोबल था उसको डिमोरलाइजिंग, यानी उनका मनोबल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा था। 1914 एंड 1916 के बीच में जो जर्मन और ऑस्ट्रिया के में जो रूसी सेनाएं थी वहाँ पर उनको जो है हार झेलनी पड़ी। मीन्स क्योंकि उनका जो मनोबल था वो बहुत ज़्यादा घट रहा था। तो 1914 और 1916 में जर्मन और ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मन और ऑस्ट्रिया में रशियन से आर्मीज जो थी उसकी हार हो गई, और 1917 तक 7 मिलियन जो लोग थे वो मर चुके थे। एज द रिट्रीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप and buildings to prevent the enemy from being able to live off द लैंड। यानी पीछे हटती जो रशियन सेना थी उनके रास्ते में बहुत सारी क्रॉप्स थी, उनकी जो क्रॉप्स थी और जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे दुश्मन की जो सेना है वहाँ वो टिक ना सके। जितनी भी क्रॉप्स थी या जो बिल्डिंग्स थी उनके नष्ट होने से रशिया थे उसके 3 मिलियंस से ज़्यादा लोग जो है वो रिफ्यूजी हो चुके थे। मीन्स वो वहाँ के शरणार्थी हो चुके थे, क्योंकि उनके पास घर नहीं था, उनके पास अपने जो क्रॉप्स खराब हो चुकी थी। इस हालात ने सरकार, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन ने वहाँ की गवर्नमेंट और जार उन दोनों को ही बिल्कुल क्या है लोगों की नज़र में बिल्कुल अलोकप्रिय बना दिया गया था। बिल्कुल उनकी इमेज बिल्कुल ख़राब कर दी थी। और जो सिपाही थे, जो उनके सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब सोल्जर्स जो है वो भी इस तरह की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। द वार ऑल्सो हैड सर्च इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और ये जो लड़ाई जो थी, इस लड़ाई ने इंडस्ट्रीज पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। रशिया वॉन इंडस्ट्री
were few in number and country was cut off from the supplier of the industrial good by German control of Baltic seas। और अब क्या थे, जो अपने जो रशिया ने अपने जो इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज़ को, वैसे भी बहुत रशिया में अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, अब तो वे बाहर से मिलने वाली उनकी जो बाहर से चीज़ें सप्लाई हो रही थी वो भी बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी के जिस रास्ते से फॉरेन कंट्रीज से जो इंडस्ट्रियल जो सामान आता था उस पर अब जर्मनी का कंट्रोल हो चुका था, जर्मनी ने अपने अधिकार में ले लिया था, तो उसकी वहाँ पर जो सप्लाई थी वो जर्मनी ने अब बंद कर दी थी। तो आर्मीज़ के लिए वो सप्लाई आनी भी बंद हो गई। यूरोप के बाकी जो देश थे उनके मुकाबले रशिया में जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो थे वो बहुत अधिक तेज़ी से बेकार होने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो है प्रोडक्शन नहीं होता। 1960 तक वहाँ की रेलवे लाइन भी टूटने लगी थी। और एबल ब्रोडीज मेन वर्क कॉल्ड अप द वार, और जितनी भी वहाँ की जो एबल यानी जो युवा जो लोग थे, जो और जो यंगस्टर्स थे, जो बिल्कुल हेल्दी पीपल्स जो होते थे, उनको युद्ध में ज़बरदस्ती ले जाया गया। इससे देश में यानी उनकी रशिया में जो वहाँ के लेबर्स थे उन लेबर्स की कमी पड़ने लगी, और जो उनका ज़रूरी सामान था, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, और उनका जो ज़रूरी सामान था, ज़रूरी सामान बनाने वाली जो छोटी छोटी सी वर्कशॉप थी वो भी बंद होने लगी। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, और ज़्यादातर अनाज जो है वो सैनिकों को पेट भरने के लिए उनके जो फ्रंटियर जो थी, उनके मोर्चे जो थे वहाँ पर भेजा जाना था, सैनिकों के पेट भरने के लिए भेजा जाने लगा। 4 पीपल इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में रहने वाले जो लोग थे, शहरों में रहने वाले के लिए रोटी और जो आटा था, ब्रेड और जो आटा था उसकी कमी होने लगी। 1960s की सर्दियों में तो जो उनकी रोटी जो थी यानी ब्रेड जो थी, ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। वहाँ पर 1916 में की सर्दियों में जो ब्रेड की दुकानें थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे थे। यानी इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने रशिया की जो कंडीशंस थी वो और ज़्यादा ख़राब कर दी थी, क्योंकि पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं थी। वहाँ की सोसाइटी में अभी बहुत सारे जो है बहुत सारी उनकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। लेकिन 1905 की जो रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी उसने तो रशिया की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ओके स्टूडेंट, रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टाइम।